नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और आज है लेक्चर नंबर 5। हम चुनौतियों में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहली जो भारत के लिए चुनौती है वो एकता की है, और एकता में हम चर्चा कर रहे थे रजवाड़ों का विलय कि किस प्रकार से सरदार पटेल ने पूरी मेहनत के साथ और पूरा दिमाग लगाकर किस प्रकार से रजवाड़ों को भारत में मिलाया। परंतु कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, उन्होंने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। आज उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे जूनागढ़ के बारे में, हम चर्चा करेंगे हैदराबाद में किस प्रकार से लोग आंदोलन कर करके भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन करते हैं वो देखेंगे। मणिपुर की चर्चा करेंगे, मणिपुर में किस प्रकार से विधानसभा का गठन होता है और फिर उस विधानसभा में भी मतभेद होता है वो भी जानेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे आज महात्मा गांधी की शहादत की। ये आपके एक बॉक्स में कंटेंट दिया हुआ है महात्मा गांधी की शहादत का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें किताब की तो किताब में सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद और मणिपुर के बारे में बता रखा है, जूनागढ़ के बारे में नहीं बता रखा। पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि जूनागढ़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ में अपन थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जूनागढ़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें जूनागढ़, तो सबसे पहले तो हमें भौगोलिक स्थिति देख लेनी चाहिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेनी चाहिए कि जूनागढ़ है कहाँ। तो देखिए, आगे भी मैं आपको मानचित्र में भी दिखा दूंगा। और वैसे देखिए, ये जैसे गुजरात है, कहां पर है जूनागढ़? गुजरात में। और गुजरात के बिल्कुल तटीय क्षेत्र पे क्या है? जूनागढ़ है। बिल्कुल तटीय क्षेत्र पे जूनागढ़ है। जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने यह ऐलान करा कि भाई क्या है, जितने भी रजवाड़े हैं वो या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, आजाद होना चाहते हैं तो आजाद हो जाए, तो जूनागढ़ ने भी ऐलान करा हम आजाद हो जाएंगे। इन्होंने ये ऐलान क्यों करा? क्योंकि इनको लगता था कि यार हमें ना भारत की आवश्यकता है ना पाकिस्तान की आवश्यकता है, हम तो क्या है यहाँ पर बिल्कुल तटीय रेखा पर हैं, तो हमें ना तो कोई बीच में ऐसा तो है नहीं कि फंस गए हम कि बिल्कुल भारत की सीमाओं के बीच में फंस गए या पाकिस्तान की सीमाओं के बीच में फंस गए। आजाद है, आराम से चला लेंगे देश को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति होती है। तो यहाँ का जो राजा था, एक किंग था, उसका नाम था मेहबात खान, मेहबात अली खान। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट समझिए। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 80% जनसंख्या हिंदू है, मतलब जो बहुमत है, बहुसंख्यक जो है वो हिंदू है, पर राजा कौन है? मुस्लिम है, मेहबात खान मुसलमान है। अब इनको क्या है, इनको राज्य की ज्यादा चिंता नहीं थी। ये क्या होते थे, यूरोप घूमने चले जाते थे, कहीं पर मतलब जीवन को बिल्कुल मस्त जीवन जी रहे थे। तो फिर राज्य को संभालता कौन था? तो राज्य को जो संभालने का काम था वो दीवान को दे रखा था। दीवान क्या है? दीवान एक तरीके से पोस्ट है बच्चों, एक पोस्ट दे दी कि हाँ भाई आप ही सारा काम संभालोगे। जैसे कि क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी आप कंपनियों में जाओगे ना तो मालिक नहीं बैठा करते, वो मैनेजर को बिठा देते हैं, तू संभाल लेना, जो भी बात हो मुझे फोन करके बता देना। तो बस वो वाला सा सीन है, दीवान को बिठा करके चले गए। ये दीवान ही सारे काम संभाला करता था। अब जब इन्होंने सोच लिया कि हमें आजाद रहना है, अलग रहना है, और इन केस कभी जरूरत पड़ी तो हम क्या होगा, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, संबंध बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब यहां पे से थोड़ा सा ट्विस्ट देखिएगा। मई 1947 में यहां का जो दीवान बनाया जाता है वो बनाया जाता है शाहनवाज भुट्टो को। किसको बनाया जाएगा? शाहनवाज भुट्टो को यहाँ का दीवान बनाया जाएगा। ये शाहनवाज भुट्टो जो जनरली ओरिजिनली जो होता है वो कहाँ का होता है? कराची साइड का होता है, और जिन्ना के खास लोगों में से, क्लोज लोगों में से भी होता है। तो शाहनवाज भुट्टो जब ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे संभालता था तो जिन्ना ने उसको बोला कि यार तू क्या कर, जूनागढ़ को अपने में मिला ले, यहाँ पे भारत में मत जाने दी उसको क्या कर, पाकिस्तान में लेकर के आ जा। तो शाहनवाज भुट्टो ने पूरी कोशिश करी कि क्या हो, जूनागढ़ पाकिस्तान का भाग बन जाए। तो यही हुआ। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आजाद होता है, उस दिन जूनागढ़ के जो राजा है मेहबात अली खान, वो ये घोषणा करते हैं कि क्या है, जूनागढ़ किसका हिस्सा बन रहा है? पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा है। और फिर इसके बाद 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान भी स्वीकार कर लेता है कि हाँ, हम जूनागढ़ को अपने अधीन लेते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। यहां तक की घटना चल रही थी, पर यह घटना भारत को पसंद नहीं है। बोला हमारे टेरिटरी में होते हुए, हमारे सीमा क्षेत्र में होते हुए तुम उनकी तरफ कैसे जाओगे? अब देखिए, इसी जूनागढ़ में 2 रियासतें और थी, एक का नाम है मंगरोल और दूसरी का नाम है बाबरियाबाद। 2 रियासतें और थी, छोटी छोटी रियासतें हैं जो कि जूनागढ़ के अधीन ही थी। मतलब यह था कि जूनागढ़ का जो राजा है वो बड़ा था और वो इन्हीं के अधीन, ये दोनों इसी के अधीन थी, पर थी तो अलग। मतलब ऐसे तो क्या था, जितनी भी रियासतें थी वो थी तो अंग्रेजों के अधीन ना, ब्रिटिशर्स के अधीन। तो ये दोनों क्या थे, मंगरोल और बाबरियाबाद की जो रियासतें हैं वो जूनागढ़ में ही थी और इस राजा के अधीन ही थे।
पर क्या हुआ, अलग अलग थे और यहाँ के जो दोनों किंग्स थे वो थे हिंदू। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने इनको समझाया, बोले यार तुम लोग क्या करो, तुम भारत के साथ साइन कर लो, तुम भारत के साथ जुड़ जाओ। तो बोले ठीक है हम भारत के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये लोग क्या हुआ, भारत के साथ क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। तो जूनागढ़ का राजा बोलता है ये क्या बात हुई, ये तुम तो मेरे अधीन हो, तुम कैसे साइन कर सकते हो। बोले नहीं हमने तो कर दिया। तो ये क्या होता है, ये भारत के साथ जुड़ जाते हैं। अब भारत के साथ जुड़ जाते हैं तो भारत सरकार फिर 24-25 अक्टूबर को क्या करती है, अपनी आर्मी को भेज करके इनको प्रोटेक्ट करने के नाम पर कि भाई मंगरोल और बाबरियाबाद को हमें प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो जो वहां का राजा है या जो पाकिस्तान यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, पूरे जूनागढ़ को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। अब जब पूरे जूनागढ़ को ब्लॉक कर देती है, पाकिस्तान कहती है कि भारत सरकार ये गलत कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान की ना तो पहले सुनी थी और आज तो पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता है, ठीक है। तो मंगरोल और बाबरियाबाद के मिलने के बाद फिर 24-25 अक्टूबर को क्या होता है कि ये लोग मिल जाते हैं और भारत अपनी आर्मी को भेज करके पूरे जूनागढ़ को ब्लॉक कर देगा। और जूनागढ़ को ब्लॉक करने के बाद क्या है, फिर जो शाहनवाज भुट्टो है वो ये कहता है कि बोले यार प्लीज भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है ये ब्लॉकेड हटाए और बैठ करके बात करते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये कहां गया महबात खान। तो महबात खान तो जिस दिन ब्लॉक करा था उसके अगले दिन ही भाग गया, बोले सारी तिजोरी में धन वन भर करके एरोप्लेन में बैठा और फू उड़ गया, बोले मुझे मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। तो शाहनवाज भुट्टो बुलाता है, तो वो बुलाता दोनों को इनविटेशन करता है, पर वो इंडियन गवर्नमेंट को बुलाता है। इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी हटा देती है और जूनागढ़ को अपने अंडर में ले लेती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मानिए वो अपने अंडर में ले लेती। पर पाकिस्तान ये आर्ग्यू करता है कि भाई क्या है, जूनागढ़ तो किसका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे इन्होंने हमारे साथ साइन करे। तो भारत सरकार ने बोला कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, क्या करते हैं हम लोग, भाई ये लोग वैसे अब हमारे साथ ही मिल गए। तो अब क्या करा गया, 20 फरवरी 1948 को 20 फरवरी 1948 को जनता से वोटिंग करवा लेते हैं। वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, भारत की तरफ जाना चाहते हैं। ये बात भारत सरकार को पता थी कि भारत की तरफ ही आएंगे, पर गजब की वोटिंग हुई। और कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई आप अंदाजा लगाइए, 99.95% लोगों ने कहा हम कहां जाना चाहते हैं, भारत की तरफ जाना चाहते हैं। 2,01,000 वोटों में से सिर्फ और सिर्फ 91 वोट 91 वोट्स पाकिस्तान को मिले हैं, बाकी सारे के सारे वोट किसको मिले हैं, भारत को मिले हैं। और फिर अब ये क्यों करा भारत ने, क्योंकि कल को आगे जाकर के इंटरनेशनल इश्यूज में कोई बड़ा मुद्दा ना बने, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में पाकिस्तान कहे नहीं जूनागढ़ का तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे साथ साइन हुआ है, भारत ने कैसे उनको ले लिया। तो अब क्या है कि भारत सरकार दिखा देगी देखो भाई वोटिंग हुई थी, वोटिंग में वो हमारे साथ आ गए, अब जब जनता ही मिल गई तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो जूनागढ़ को फिर भारत में विलय कर लिया जाता है, जूनागढ़ भारत में मिल जाता है। इस प्रकार से पूरी रणनीति कूटनीति के साथ जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाता है और जूनागढ़ भारत का हिस्सा हो जाता है। अब चर्चा करते हैं हैदराबाद की, ठीक है। हैदराबाद अगर आप देखेंगे तो आज तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक शहर का नाम है, ठीक है, पर उस समय वो पूरी की पूरी एक रियासत थी, पूरा का पूरा एक रजवाड़ा था। आइए मैं एक बार आपको लोकेशन दिखा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जूनागढ़ की बता देता हूं, मैंने कहा था आपको आगे मानचित्र, ये वाला जो एरिया है वो जूनागढ़ का है और ये आप देख लीजिए ये हैदराबाद है। ये जो इलाका है ये क्या है, हैदराबाद का है। तो हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, तो हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, तो जितनी भी रियासतें उनमें से बड़ी रियासतों में से एक थी हैदराबाद की रियासत थी। चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी, मतलब ये चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी हुई थी। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि क्या हो रहा है कि अगर कोई हिंदुस्तान की सीमा में है, भारत की सीमा में, तो 99.99 वो क्या भारत में ही जुड़ेगा, और जो पाकिस्तान की सीमा में है वो 99.99 है वो पाकिस्तान में ही जुड़ेगा। क्योंकि अगर यहां पर अगर कोई पाकिस्तान में जुड़ जाएगा तो फिर वो तो बिल्कुल फंस जाएगा, और यहां का कोई है वो भारत में जुड़ जाएगा तो वो बिल्कुल पाकिस्तान से चारों तरफ फंस जाएगा। तो ये क्या है कि जो भारत की सीमा में था वो भारत में मिल गया और जो पाकिस्तान की सीमा में था वो पाकिस्तान की सीमा में मिल गया। तो चारों तरफ से तो हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से जैसे कि हम चर्चा करें आज के महाराष्ट्र में से, कर्नाटक में से और आंध्र प्रदेश में से, 3 राज्यों में से मिलाकर करके वो पूरा हैदराबाद बनता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 3 राज्यों से मिलाकर के उस समय का हैदराबाद बनता था। बहुत बड़ी रियासत थी। अब सोचिए अगर ये वाला हिस्सा अगर आजाद रह जाता, भारत में नहीं मिलता, अगर पटेल जैसे वीर सपूत भारत के पास नहीं होते तो क्या होता, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अगर नहीं मिलता तो क्या होता। एक बार मुझे अच्छे से याद आता है, मोदी जी प्रधानमंत्री उस समय बने थे, तो उन्होंने एक जगह भाषण दिया, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर पटेल ना होते तो भारत के अंदर भी हमें वीजा लेकर के घूमना पड़ता, मतलब यहां से यहां आने के लिए भी हमें वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ जाती, क्योंकि ये तो अलग देश बन जाता ना। तो पटेल साहब का जो योगदान है वो सच में गजब का योगदान है।
अब हैदराबाद के जो शासक है निजाम है, निजाम एक टाइटल दिया गया है, एक उपाधि दी गई है। जो भी हैदराबाद का शासक बनता था उसे निजाम कहा जाता था, उसके आगे निजाम लग जाता था फिर उसका नाम। तो यहाँ पे उस समय जो था उसका क्या नाम था, उसका नाम था मीर ओस्मान अली खान, मीर ओस्मान अली खान। ठीक है, यह है मीर ओस्मान अली खान। तो क्या है, निजाम तो टाइटल दिया जाता है। तो हैदराबाद का शासक कौन था, निजाम। दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता है और यहां का जो निजाम है ये दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से, मतलब बहुत अमीर, खूब पैसा था। जैसे आज हमारे अंबानी अडानी साहब नहीं है, गौतम अडानी जी जो है एशिया के सबसे अमीर लोग हैं, तो वैसे ही क्या है, ये उस समय के दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक हुआ करता था। आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए, ये चाहता था जो यहाँ का निजाम है, वो ये चाहता था कि जो हमारी हैदराबाद रियासत है, रजवाड़ा, उसको आजाद रियासत घोषित कर दी जाए। वो ना भारत में मिलना चाहती है ना पाकिस्तान में। ठीक है, हमें क्या कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। नवंबर 1947 को निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया और ये समझौता कितने समय तक रहा, 1 साल के लिए रहा। देखिए अब आप स्थितियां समझते जाइएगा। नवंबर 1947 को निजाम ने, मीर ओस्मान अली ने भारत सरकार के साथ एक यथास्थिति समझौता करा। कौन सा समझौता करा, यथास्थिति। यथास्थिति मतलब जैसी की जैसी है वैसा का वैसा ही है, अभी ना हम किधर जा रहे हैं ना इधर आ रहे हैं, जैसे बातचीत चलती रहेगी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। यथास्थिति, जैसी स्थिति अभी बनी हो वैसी की वैसी बनी रहेगी और ये एग्रीमेंट 1 साल तक चला और इस 1 साल के दौरान सरकार के और निजाम के बीच में बातचीत चलती रहेगी। मतलब कहीं आने जाने नहीं दे, बोले तुम बस अभी यहां जैसे के हैं वैसे के वैसे रहते हैं और चर्चा बातचीत करते रहेंगे। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। तो इसके बीच में दोनों, भारत सरकार और हैदराबाद का निजाम बातचीत करते रहे। अब देखते हैं आंदोलन। देखिए, जनता के आगे सबको झुकना पड़ता है। अब क्या हुआ कि जब जनता ने तय कर लिया कि नहीं मिलना तो भारत में ही है, तो फिर निजाम को भी फाइनली क्या हुआ, हार माननी पड़ी और भारत में मिल ही जाता है। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे, वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। अब देखिए तेलंगाना वाला क्षेत्र आप देखते, तेलंगाना वाला आज तो हमारा जैसे अलग बिल्कुल राज्य है ही, तो वहां के जो किसान थे ना, वो निजाम के दमनकारी शासन, दमनकारी मतलब बहुत शोषण होता है, बहुत अत्याचार किया जाता है, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, उनसे ज्यादा काम कराया जाता है। तो इस प्रकार के जो अत्याचार थे उससे काफी जो ज्यादा है प्रभावित हो चुके थे किसान और उन्होंने सोच लिया कि इस निजाम को क्या करना है, हटाना। और अब भी मौका है, अगर हमने आज आंदोलन नहीं करा तो हम कभी भी फिर इससे आजादी नहीं पाएंगे। अगर इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया तो हमें यहीं रहना पड़ेगा और भारत जाएंगे। ठीक है, या तो भारत जाना पड़ेगा यहाँ से छोड़ करके, और नहीं तो इसके राज में रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम आंदोलन करते और आंदोलन कर करके भारत सरकार को मजबूत करते और कहते हैं कि आप एक कर लो, इससे भारत में ही मिला लो तो ज्यादा बेटर होगा। तो वो निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई। महिलाओं के साथ सच में बहुत गलत हुआ, वो विभाजन के समय में देख लीजिए, विभाजन से पहले, विभाजन के बाद। तो महिलाएं निजाम के शासन के खिलाफ थी कि बोले नहीं, हम नहीं चाहते निजाम का शासन हैदराबाद में। महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था। देखिए अब हैदराबाद पूरी रियासत का नाम है और हैदराबाद शहर जैसे आज जो हम लोग देखते हैं वो गढ़ बन गया। गढ़ का मतलब क्या, एक मेन केंद्र बन गया, मेन सेंटर बन गया, जहां पर क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। सारे के सारे लोग आकर के वहीं जुट गए हो, बस नारे लगा रहे हो, निजाम को हटाओ, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार क्या है, हैदराबाद को मिला ले। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। देखिए अगर आप ये देखें कि इस आंदोलन में किस किसने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, महिलाएं भाग ले रही हैं, इसके अलावा कम्युनिस्ट, ठीक है, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आप देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो कम्युनिस्ट पार्टीज हो गई वो, और हैदराबाद की जो कांग्रेस थी वो सब क्या थी, इनमें अग्रिम पंक्ति में थी। अग्रिम पंक्ति का मतलब क्या, सबसे आगे ही आगे ये लोग थे। क्या, किस लिए कि हैदराबाद का क्या हो, भारत में विलय हो, भारत में मिल जाए हैदराबाद। रजाकार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि रजाकार कौन थे। निजाम के अर्धसैनिक बल को रजाकार कहा जाता है। देखिए अर्धसैनिक का मतलब होता है पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री। इसका मतलब क्या होता है, मतलब पूरा मिलिट्री जितने ये पावरफुल नहीं है, जितनी मिलिट्री आर्मी होती है उतने नहीं है, ये पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल है। तो जो निजाम के अर्धसैनिक बल थे, या आप ऐसे भी कह सकते हो जो निजाम की सेना थी, और सेना में जो लोग हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, रजाकार कहा जाता था। अब इन्हीं रजाकारों के बारे में कुछ जानते हैं। सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। ये जो रजाकार थे ना, सांप्रदायिक थे। सांप्रदायिक का मतलब क्या है कि धर्म के आधार पर सब कुछ करते थे। अब जो निजाम है वो मुस्लिम है, और मुस्लिम है तो वो, और इसके जो रजाकार थे वो भी सारे के सारे मुस्लिम थे, तो वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, सिखों को, इन्हीं को ही मारते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। बहुत सांप्रदायिक ये लोग थे और अत्याचारी थे, काफी अत्याचार लोगों पर करते थे।
गैर मुसलमानों का मतलब क्या, मुसलमानों को छोड़ करके जो बाकी धर्म के लोग हैं उनको खास तौर पर अपना निशाना इन लोगों ने बनाया, रजाकारों ने। लूटपाट मचाई और हत्याएं करी लोगों की, और महिलाओं से बलात्कार करा। ठीक है, तो लूटपाट मचाते हैं, हत्या करते हैं और बलात्कार करते हैं। जब ये सारे काम रजाकार करते हैं तो समस्या में कौन है, परेशानी में कौन है, जनता। और जनता की परेशानी कभी भी एक किसी से नहीं देखी जाती। वो कौन है, किससे नहीं देखी जाती जनता की परेशानी, भारत सरकार से। ये बात भारत की कहनी पड़ेगी। भारत सरकार और भारत सदैव, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी किसी पर भी अत्याचार हो रहा हो, भारत सरकार सदैव तत्पर खड़ी रही है कि नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत पाकिस्तान से लड़ता है कि नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। तो अब यहां पर भारत सरकार क्या करेगी, अपनी आर्मी भेजेगी। ठीक है, अब यहां पर वो अपनी आर्मी भेजेगी। बोले तुम्हारी पैरामिलिट्री फोर्स है, हमारी तो पूरी आर्मी की आर्मी है बेटा। तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। तो अब किसकी एंट्री हो गई है, आर्मी की, भारतीय सेना की, इंडियन आर्मी की एंट्री हो चुकी है। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। और फाइनली क्या है, फिर निजाम ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया कि भाई बस अब नहीं, अभी लड़ाई वड़ाई खत्म करो। और जैसे ही निजाम आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, वैसे ही क्या हो जाता है, हैदराबाद का भारत में विलय हो जाता है। तो आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह है निजाम और ये कौन है, ये है हमारे सरदार पटेल जी। ठीक है, तो यहाँ पे रजाकार सबका खेल खत्म हो जाएगा और निजाम आत्मसमर्पण कर देगा। और आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो जाता है, हैदराबाद भारत में मिल जाता है। अब बात करते हैं मणिपुर की। ओके, मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए क्या हुआ, जो अब पहली बात तो यहां से 1 मार्क्स का सवाल ये पूछ लिया जाता है कि मणिपुर के महाराजा कौन थे। तो ये याद रखिएगा, बोध चंद्र सिंह क्या थे, वहां के महाराजा थे। और उन्होंने भारतीय संघ में भारत में मिलने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ओके, सरकार ने, जो भारत सरकार है, उसने ये आश्वासन दिया। आश्वासन का मतलब होता है विश्वास दिलाना कि हम आपके साथ अच्छा करेंगे। आश्वासन दिया, और क्या आश्वासन दिया भारत सरकार ने, वो सुनिएगा, कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। मतलब क्या है, जो आपकी इंटरनल ऑटोनॉमी है, आपकी जो आंतरिक आजादी है, उसको हम बरकरार रखेंगे। आपकी संस्कृति को, आपके कल्चर को हम इनको बरकरार रखेंगे। आपके पास काफी अधिकार होंगे, आप ऐसा करें वैसा करें, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप भारत संघ में मिले और आपकी आजादी बनी रहेगी, यहाँ के लोगों की संस्कृति बनी रहेगी, हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी। अब यहाँ पर एक ही कार्टून आपकी किताब में दिया गया है। यहाँ पर ये जो बैठे ये कौन है, बोध चंद्र सिंह जी है, और नीचे मणिपुर की जनता है। बोध चंद्र सिंह जी कहते हैं कि विदेशी मामले, रक्षा और संचार का मामला मैं रख लेता हूं, बाकी आप रख लीजिए। फिर उधर से पटेल साहब आते हैं, ना 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 ना, उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, पर पटेल साहब कहते हैं नहीं नहीं महाराज, आप उठिए मत, आप बैठे रहिए, मणिपुर की गद्दी पे बैठे रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यही मामले दे दीजिए बस, विदेशी मामले हमें दे दे, रक्षा का मामला हमें दे दे, संचार का मामला हमें दे दे। बोले अच्छा 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 ठीक है। और यहाँ पे जनता को नीचे दिखाया गया, राजा पे बैठा है, राज कर रहा है। संवैधानिक राजतंत्र, जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया। तो देखिए अब क्या हुआ है कि जनमत के दबाव में, मतलब जनता के दबाव में, उन्होंने जून 1948 में क्या कराया, चुनाव करवाया अपने मणिपुर में। और जब चुनाव करवाया, और चुनाव करवा करके क्या करवा, एक सभा का गठन करा। और यह सभा क्या है, राज्य की है, तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। तो यहां पर एक विधानसभा का गठन कर दिया, परंतु जो सर्वोच्च सबसे ऊपर होगा वो तो राजा ही होगा। ठीक है, और राजा के बाद विधानसभा। देखिए जहां जहां पे संवैधानिक राजतंत्र होते हैं, मैं जनरली बता रहा हूं, वहां पे क्या होता है, राजा रानी होते हैं, बाकी सारा काम संसद करती है। राजा रानी नाम मात्र में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, बाकी सारा काम संसद ही संभालती है, जैसे कि ब्रिटेन की बात मैं करता हूं। पर यहां पर यह था, विधानसभा का गठन करा गया, राजा है, विधानसभा के क्या सहमति करती है, विधानसभा क्या करती है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर राजा क्या फैसला लेता है वो बात होगी। परंतु यहाँ पे कुछ अलग ही चीज होगी, वो देखनी है। तो जून 1948 में चुनाव करा करके संवैधानिक राजतंत्र मणिपुर बन जाता है, मतलब जहां पे राजा होगा और वहां की खुद की विधानसभा या खुद की संसद होगी जो कि निर्णय लेगी। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। अब सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है, देखिए सार्वभौम का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब सभी के सभी लोग। वयस्क का मतलब देखिए एडल्ट है, एडल्ट। अब देखिए, और मताधिकार का मतलब है, मत मतलब वोट, वोट का राइट।
वोट राइट। वैसे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब अगर मैं आज की परिभाषा में देखूं तो 18 साल से ऊपर जो भी भारतीय हैं वो सभी के सभी वोट डाल सकते हैं, चाहे कोई जाति धर्म लिंग रंग कुछ भी हो, सब वोट डाल सकते हैं। और एक इंसान का वोट एक के बराबर होगा, मतलब सबका वोट बराबर है। मैं वोट डालूंगा तो भी एक है, और देश के राष्ट्रपति वोट डालते हैं तो भी एक है, कोई भी डाले सबका एक एक ही वोट गिना जाएगा। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पे तो उस समय 21 के एडल्ट मान करके वयस्क मान करके वोट डलवाया होगा। ऐसा जो कि पहली बार वोट डलवा करके भारत में चुनाव करवा रहा हूं, वो पहला हिस्सा जो है भारत का वो मणिपुर है। यहाँ पे मैंने वोटिंग के लिए तस्वीर दिखाई। अब विधानसभा में मतभेद, अब विधानसभा में क्या हो गया, थोड़ा सा मतभेद हो गया। क्या मतभेद हुआ वो देखो। मणिपुर कांग्रेस वो चाहते थे कि भारत में मिला दिया जाए। देखिए कांग्रेस की ब्रांचें हैं भाई, जैसे आज भी आप देखते होंगे राज्यों में पार्टियों की रहती है, भाजपा का राज्य कार्यालय है, ठीक है, कांग्रेस का राज्य कार्यालय, तो वहां पे मणिपुर में भी कांग्रेस की था। तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भारत में मिला दिया जाए, बेस्ट है, कांग्रेस कह रहा है कि भारत में मिला दिया जाए, पर वहां पे जो दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियां वो कह रही नहीं मिलना चाहिए, भारत में मत मिलाओ, मणिपुर को अलग ही रहने दो, हम जैसा भी संवैधानिक राजतंत्र चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं। परंतु मणिपुर की निर्वाचित विधानसभाओं से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। अब देखिए, अब भारत सरकार ने जो राजा है बोध चंद्र सिंह उस पर दबाव डाला कि बोले यार विधानसभा से क्या पूछना, सर्वोच्च तो आप ही है ना, सबसे बड़े तो आप ही, आपकी हस्ताक्षर होंगे, तो आप उनसे क्या परामर्श करते हैं, उनको तो छोड़ो, वो तो ऐसे ही झगड़ते हैं। आप क्या करो, डायरेक्ट साइन कर दो, भारत में मिल जाओ। और मैंने आपको क्या कहा, मैंने मतलब भारत सरकार कह रही है कि हमने आपको क्या कहा कि आपकी संस्कृति आपकी आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आप साइन कर दो। और इस चीज में भारत को क्या सफलता मिल जाती। सफलता मिलने का मतलब क्या है, मणिपुर क्या हो गया है, भारत का हिस्सा बन चुका है, मणिपुर भारत का हिस्सा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि महाराजा ने, राजा ने, वहां के ने जो विधानसभा बनाई वहां के लोगों से बिना परामर्श, मतलब बिना बातचीत करे ही क्या है, डायरेक्ट भारत के साथ साइन कर देते हैं और वो मिल जाते हैं। और ये बात क्या है, जो वहां की विधानसभा के लोग हैं उनको बुरी लगती है कि ये राजा ने क्या करा, फिर हमें क्यों चुना, फिर जब इतना चुनाव कराया, हमें विधानसभा बनवाई तो क्यों बनवाई। अब जिसमें उस विधानसभा में जो कांग्रेस के लोग थे वो तो खुश हो गए, बोले बढ़िया, हम तो यही चाहते थे। पर जो अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग थे वो बोले नहीं ये तो गलत कर दिया, ऐसे कैसे मिल गए, हमें क्यों बनाया, हमसे तो पूछना चाहिए था राजा को। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। तो लोगों में गुस्सा भी था और नाराज भी थे, किससे, राजा से भी और राष्ट्र हमारे भारत से भी, कि भाई नहीं, भारत ने ऐसे कैसे जबरन हमें क्यों मिला लिया। इसका असर आज तक भी देखा जा सकता है। देखिए जो उत्तर पूर्वी राज्य है वो थोड़ा सा, उनमें जैसे मणिपुर है, इनमें थोड़ा सा क्रोध है, गुस्सा है कि भाई हमें जबरन क्यों मिला लिया भारत ने, तो उसका थोड़ा सा असर आपको आज भी देखने को मिलता है। मतलब नाराजगी है, पर बाकी भारत ने जैसी बात कही उससे बेहतरीन ही काम सभी राज्यों के साथ कराया कि नहीं, हम आपकी संस्कृति को इनको बनाए रखेंगे। और भारत ने विविधताओं का सम्मान भारत आज भी कर ही रहा है। चलिए अब चर्चा करते हैं महात्मा गांधी की शहादत। वो व्यक्ति जिसने मतलब पूरा जीवन अपना क्या है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वो व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को सिखा के चला गया कि भाई हिंसा ही प्रमुख धर्म होना चाहिए, हिंसा से बेहतर और दुनिया में कुछ भी नहीं है। सत्याग्रह का रास्ता लोगों को दिखाया, यह भी दिखाया कि आपको अगर अन्याय के खिलाफ आप लड़ रहे हैं तो आपको किसी शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है। परंतु जो व्यक्ति ने अपनी पूरी उम्र इसमें बिता दी कि नहीं, हमें ये अंग्रेजों के जुल्म से, शोषण से, इस अत्याचार से आजादी मिलनी चाहिए, वो व्यक्ति उस आजादी जिस दिन मिली उस दिन जश्न नहीं मना रहा है, बल्कि जहां जहां पे हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे हैं उनके बीच में जाकर के उनको समझा रहा है कि भाई तुम ऐसा मत करो, मत तुम लड़ो। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। अब जब 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाता है, 15 अगस्त 1947 को, तो महात्मा गांधी जी कोलकाता में होते हैं और कोलकाता में लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आप लड़ो मत। क्योंकि हमने देखा सांप्रदायिक अखाड़ों में, हम देख चुके थे अमृतसर, लाहौर और कोलकाता सांप्रदायिक अखाड़े बन चुके हैं जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाइयां हो रही। तो बापू कोलकाता गए, लोगों को समझाया तुम लड़ो मत। और बापू को बहुत दुख हो रहा था ये देख करके कि यार जीवन भर मैंने हिंसा के पीछे जीवन बिता दिया, मैंने हिंसा के ऊपर लोगों को समझाया, आज ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। और बापू प्रार्थनाएं करते थे, मतलब प्रेयर्स करते थे, सबको वहां जोड़ लेते थे, आओ बैठ करके प्रेयर करते हैं। और मतलब बापू का ये जादू ही था कि काफी समय तक शांति भी हो जाती थी। हाँ हाँ ठीक है, महात्मा गांधी कह रहे हैं मत लड़ो। थोड़ी देर के लिए शांति भी हो जाती थी। फिर बापू क्या है, दिल्ली की तरफ मूव कर जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, पर जो शांति है वो कुछ समय के लिए ही रहती है और फिर वापस वहां पे क्या है, हिंसा होना शुरू हो जाती है। दिल्ली में भी इसी प्रकार से स्थितियां थी, हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे और बापू ये चाहते थे कि लड़ाई है, जो हिंसा है ये खत्म हो जाए।
और बापू का ये भी सोच करके बापू चिंतित थे कि भारत सरकार किस प्रकार से जो देश में मुसलमान रह रहे हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगी, सही व्यवहार करेगी या नहीं करेगी। भारत सरकार पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देगी या नहीं देगी, मतलब जो वित्तीय जो फाइनेंस जो पैसा देना चाहिए वो देगी या नहीं देगी, ठीक है। और भारत सरकार का किस प्रकार से व्यवहार रहेगा पाकिस्तान के साथ, मतलब जो ऐसे सवाल थे उनको लेकर के बापू चिंतित थे। और फिर बाद में फाइनली भारत सरकार जो भी फाइनेंस जो भी वित्तीय पाकिस्तान को देना होता है वो देती भी है। वो यहाँ पर भी देखते हैं कि नहीं हिंसा चल रही है, तो बापू यहाँ पर भी क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना करते हैं और फिर क्या उपवास रखते हैं, ठीक है, फास्ट रख लेते हैं बापू। नहीं 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 कि ये जो हिंसा हो रही है इसके खिलाफ हमें क्या है, फास्ट रखता हूं मैं, उपवास रखता हूं। और उपवास रख करके बापू क्या कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आप हिंसा मत करिए और सब शांति के साथ रहते हैं। और जैसे ही बापू उपवास पे बैठते हैं दिल्ली में, भारत सरकार जो भी वित्तीय सहायता जो भी पाकिस्तान का बनता है वो पाकिस्तान को देती है। और अब एक यहाँ पे ये बात देखने वाली बात यह है कि भारत में सभी लोग महात्मा गांधी के कामों से खुश नहीं थे। अब भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे, हिंदूवादी थे, जो कट्टर हिंदूवादी आप जिन्हें कहते हैं, वो ये कहते हैं कि महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी तो ऐसा लग रहा है कि भारत के नहीं पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हो, पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दो, पाकिस्तान के साथ भारत सरकार कैसे संबंध रखेगी, ये कैसी बात हुई। अब जब पाकिस्तान ने जो राष्ट्र बनाया वो मुसलमानों के नाम पर बनाया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। फिर बापू नहीं बनने दे रहे, महात्मा गांधी नहीं बनने दे रहे, तो जो एक्सट्रीमिस्ट जो कट्टर हिंदूवादी लोग होते हैं उनके मन में बापू के प्रति एक गलत धारणा विचार बन जाती है। बापू बोलते हैं कि ये क्या है, ये बहकावे में आ रहे हैं लोग, इनको गुमराह करा जा रहा है, इनकी ऐसी सोच नहीं है, इनको गुमराह करा जा रहा है। तो जब ऐसी बातें आती हैं और बापू पे काफ़ी बार क्या होता है, जान से मारने के अटैक हो जाते हैं, तो सरकार कहती है बापू आप सुरक्षा ले लीजिए, हम आपको सुरक्षा दे देते हैं। पर बापू इतने बड़े दिल के इंसान थे, बोले नहीं, सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए, मैं सभी लोगों से मिलूंगा। वो फिर भी सभी लोगों से मिला करते थे, उनसे बातचीत करा करते थे, कोई उनकी प्रार्थना में आता था, लोगों को बुलाते थे, उनसे बात करते थे और सबको समझाया करते थे। परंतु 30 जनवरी 1948 जब बापू प्रार्थना में होते हैं तो एक कट्टर हिंदूवादी जिनका नाम है नाथूराम गोडसे, वो आते हैं और बापू की छाती पर 3 गोलियां दाग देते हैं और बापू की वहां मृत्यु हो जाती है। ये एक वो दौर था जब अहिंसा के पुजारी, सत्य के पुजारी और भारत के एक राष्ट्रीय प्रतीक जो बन चुके थे महात्मा गांधी, उस दौर का, उस पूरे समय का एक अंत हो जाता है। और उस दिन 30 जनवरी 1948 को बापू मृत्यु हो जाती है, बापू मर जाते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ शरीर छोड़ करके जाते हैं बापू। आज भी हमारे दिलों में बापू मौजूद है और आने वाले 100 साल 150 सालों बाद भी सबके दिलों में मौजूद रहेंगे। तो ये थी महात्मा गांधी की शहादत। मतलब जो इंसान पूरा जीवन इस बात के लिए बिता रहा था कि भारत आज़ाद होगा, जश्न मनाएंगे, पर वो जश्न में शामिल भी नहीं हो पाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे राज्यों का पुनर्गठन, ये क्या मैटर है, और शायद ये लेक्चर जो हमारा होगा वो लास्ट होगा, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।